हाय बच्चा लोग, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। क्या हाल चाल है? आई रियली होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बिकॉज नीट एग्जामिनेशन का डेट हमारा रिलीज हो चुका है एंड इट विल बी टेकिंग प्लेस ऑन 5th of May 2024, राइट? सो वी आर रिमेनिंग विथ वेरी लेस नंबर ऑफ मंथ्स गाइज। हमारे पास में कुछ 7 मंथ के आसपास बचते हैं एग्जामिनेशन के लिए, राइट? एंड इसी के साथ साथ में सिलेबस कंप्लीशन थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों को अगर बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस कवर करना है बाय द मंथ ऑफ फरवरी, आपके लिए ये वाली सीरीज एक बेस्ट सीरीज साबित होने वाली है, बिकॉज इस सीरीज में हम हमारी पूरे नीट का सिलेबस, बायोलॉजी का सिलेबस 140 डेज में कवर करने वाले हैं ऑन द प्लेटफॉर्म वेदांतु नीट मेड इजी। ठीक है? एंड डेफिनेटली दिस इज एन एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू, so that जो भी स्टूडेंट्स ये सीरीज देख रहे हैं, they don't have to pay anything, they just have to come into the lectures, they have to learn something and they have to get a good rank in NEET, isn't it? ठीक है? तो बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी अमृता मैम और आज के सेशन में NEET in 140 डेज सीरीज के अंदर हम लोग 17th सेशन पे आ चुके हैं और हम आज नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 12th चैप्टर 12 बायोलॉजी, विच इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है? तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक प्री रिक्विजिट चैप्टर है, वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं किया है तो नीट इन 140 डेज सीरीज के अंदर आपको उसका भी मिल जाएगा कंटेंट, जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर को कुछ 5 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू बी डन बिफोर दिस चैप्टर। ठीक है? क्योंकि उसी का एप्लीकेशन हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अच्छा, प्रीवियस चैप्टर जो हमारा होता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है? हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना रहे थे। याद करिए, और हमने डिफरेंट तरीके देखे, हमने पूरे स्टेप्स देखे कि किस तरीके से बाय व्हाट स्टेप्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वर्क्स एंड हाउ आर वी एबल टू मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नाउ बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी हो सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है? तो इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ये तो समझ लिया कि किस तरीके से हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पसंद का जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करके हमारी पसंद के प्रोटीन्स उसके अंदर एक्सप्रेस करवा सकते हैं। ठीक है? अब हमें यह तो पता पड़ गया कि कैसे करते हैं, लेकिन हम किस किस फील्ड में इस एप्लीकेशन का, इस बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कर रहे हैं, एम्प्लॉय करते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है? तो लेट्स बिगिन विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट। तो बच्चों, जब मैं बात करती हूं कि बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मैं किस किस फील्ड में कर सकती हूं, तो सबसे पहले हमारे पास में आता है थेरापेटिक्स। तो थेरापेटिक्स मतलब कि मेडिसिन। ठीक है? तो जब मैं बात करती हूं कि काफी सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो ह्यूमंस में होते हैं या बाकी काफी सारे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जिनसे ह्यूमन को डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट है, राइट? मतलब कि जिन ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन लार्ज स्केल पे कल्टीवेट कर रहा है इन द एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम्स, वो एनिमल्स के डिजीज को भी ट्रीट करने के लिए और ह्यूमन के खुद के जो डिजीजेस होते हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए ह्यूमन ने काफी सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है? तो अगर मैं बोलूं कि कोई ह्यूमन बीइंग जो है, रिसर्चर जो है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन बनवा रहा है, तो वो भी थेराप्यूटिक्स के अंदर आएगा। अगर हम किसी डिजीज का ट्रीटमेंट बनवा रहे हैं तो भी वो थेराप्यूटिक्स के अंदर आएगा। ठीक है? अगर हम किसी डिजीज को जेनेटिक लेवल पर सॉल्व करने जा रहे हैं किसी ह्यूमन बीइंग में डायरेक्टली, तो भी वो थेराप्यूटिक्स के अंदर आने वाला है। ठीक है बच्चों? फिर इसके बाद में डायग्नोस्टिक्स। जैसे मैंने कहा कि यार कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको कोई डिजीज होने वाला है, मान लीजिए कैंसर है, ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन में अगर कैंसर होने वाला है किसी को, अगर वो प्रिमिटिव स्टेजेस में मालूम पड़ जाए तो उसका ट्रीटमेंट ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि हमें कुछ ऐसे टेक्निक्स की जरूरत होती है बच्चों जो कि डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हो, बेस्ट तरीके से हमें डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस में, कंडीशंस में हेल्प कर सके। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग एलाइजा हो गया, ऑटो रेडियोग्राफी हो गया,
RT-PCR टेक्निक हो गया, इनकी हेल्प लेते हैं टू डायग्नोज एनी डिजीज ऑन द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज। ठीक है, तो वो भी हमारा जो है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में ही कवर होता है। देन आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनवाना। तो बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम क्यों बनवा रहे हैं? तो हम ये सब जानते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है उसके मैच नहीं करता है रिसोर्सेज का ग्रोथ रेट, राइट। ह्यूमन की स्पीशीज जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से रिसोर्सेज उतने फास्ट लेवल पर नहीं बढ़ रहे हैं। तो दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इनटू द एग्रीकल्चरल फील्ड, ताकि हमारे पास में जो क्रॉप्स है उनका प्रोडक्टिविटी थोड़ा हाई हो जाए। ठीक है, ज्यादा मात्रा में हमारे पास क्रॉप्स अवेल हो सके। ठीक है, उसके अलावा हम थोड़ा बेटर यील्ड चाह रहे हैं, वो तो मैंने बात कर ली ऑलरेडी। इसके अलावा हम लोग ये भी चाह रहे होते हैं बच्चों कई बार कि जो भी क्रॉप्स हम खा रहे हैं वो हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को टेक कर सके। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी हमने बनवाए। इसको थोड़ा और डिटेल में आज पढ़ने वाले, बिकॉज मेनली हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पढ़ने से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रोसेस्ड फूड में कैसे हम इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड को शेल्फ लाइफ इलोंगेट करना, प्रोसेस्ड फूड खराब नहीं हो जाए, लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहे, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन का क्या मतलब होता है बेटा? वाटर बॉडीज है हमारे पास जो कि काफी पोल्यूटेड हो गई हैं। ठीक है, तो उन पोल्यूटेड वाटर बॉडी से पोल्यूशन को कैसे इराडिकेट किया जाए, ये सारी चीजें जो कि हम एनवायरमेंट के लिए अच्छा चाह रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली एनवायरमेंट के साथ बुरा भी हमने ही किया है, राइट। तो हम अगर उसके साथ कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं एनवायरमेंट में, हम लोग बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स की मदद से देखेंगे किस तरीके से पोल्यूशन को हटाया जा सकता है। फिर वेस्ट ट्रीटमेंट देखेंगे और फिर फाइनली हम देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिए गए हैं वो हेल्प करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये सारे टेक्निक्स हैं, कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर। बायोटेक्नोलॉजी में हम डिजीज फ्री प्लांट बनवा सकते हैं, है ना। हम फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं क्रॉप्स का। फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? कोई क्रॉप है उसके अंदर नेचुरली कोई विटामिन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि हम उसमें एक विटामिन बनवाना चालू कर देंगे, ताकि जब वो क्रॉप हम खाएं तो हमारी विटामिन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो सके उस क्रॉप के माध्यम से। इसे बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन इन एक्वाकल्चर, मतलब कि फिशेस हो गए, प्रॉन्स हो गए, इन सब के रिप्रोडक्शन में एनहांसमेंट करवा पाना, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनवा पाना। ठीक है, ऐसे फ्यूल्स बनवा पाना जो कि बायोफ्यूल्स कहलाएं, मतलब कि बायोलॉजिकली बनाए हुए फ्यूल्स बनवाना। एंजाइम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बेटा एंजाइम्स का तो सबसे बड़ा रोल है, ऐसा मान लीजिए आप बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में। फर्मेंटेशन एंड क्रॉप के यील्ड को इंप्रूव कर पाना, ये सारी की सारी चीजें जो है हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आज हम लोग क्या क्या चीजों पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं? बेसिकली आज हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से करेंगे। ओके, नाउ ये है हमारे पास में कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में क्रिटिकल रिसर्च एरियाज क्या है। अब एक बात समझिए, क्रिटिकल रिसर्च एरियाज का क्या मतलब होता है? मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस जो है हम किस फील्ड में ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो होता है क्रिटिकल रिसर्च एरिया, क्रिटिकल रिसर्च एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। नाउ काफी सारे ऐसे रिएक्शंस हैं बच्चों जिन रिएक्शंस का रेट हम ज्यादा फास्ट चाहते हैं, हम एनहांस्ड चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये फास्ट रेट पर हो और हमें प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा जल्दी मिल सके। ठीक है, तो उन टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए, उन रिएक्शंस के रेट को एनहांस करने के लिए जो हम बनवाने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, वो होंगे कुछ बायो कैटलिस्ट या कुछ एंजाइम्स। ठीक है, तो अब हम एंजाइम्स बनवा सकते हैं या तो फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद को ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं किसी रिएक्शन के रेट को एनहांस करने में, किसी रिएक्शन के रेट को इंप्रूव करने में, किसी प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में ऑब्टेन कर पाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन रिसर्च में क्रिटिकल रिसर्च एरिया मानते हैं कैटलिस्ट बनाना। ठीक है, आप
अच्छे अच्छे कैटलिस्ट बना के काफी सारे रिएक्शंस के रेट को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द क्रिटिकल रिसर्च एरिया हो जाता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। हमने कोई कैटलिस्ट बना लिया, हमने कोई बायो कैटलिस्ट या एंजाइम बना लिया, लेकिन अभी वो काम ही नहीं कर रहा है बिकॉज उसको जो हमने एनवायरमेंट दिया है, जिस एनवायरमेंट में वो रिएक्शन चल रही है, वो एनवायरमेंट उस रिएक्शन के लिए सूटेबल ही नहीं है। सो नाउ वी नीड टू ऑप्टिमली डिजाइन द थिंग्स इन अकॉर्डेंस विद द रिएक्शन टू हैपन। यानी कि हम क्या करेंगे, हम कुछ ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग, ताकि वो कैटलिस्ट जो है वो एक्ट कर पाए, वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पाए, वो जिस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है वो रिएक्शन को अच्छे से वो कैटलाइज कर पाए। तीसरा आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका क्या मतलब है बच्चों, अब मैंने बोला हमने बहुत मेहनत से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है। अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोटीन भी बना रहा है, हमारे पास में ढेर सारा प्रोटीन भी आ गया। अब लेकिन मुझे उस प्रोटीन का आगे क्या करना है, ठीक है। तब मुझे उस प्रोटीन का कोई फॉर्मुलेशन बनवाना है, उसके लिए मुझे वो प्रोटीन प्यूरिफाई करना आना चाहिए। प्यूरिफाई करके मुझे उसको आइसोलेट करके उसका फॉर्मुलेशन बनवाना आना चाहिए। जैसे कि मैं कोई प्रोटीन बनवा रही हूं, अब वो प्रोटीन जाएगा कैसे, किसी ह्यूमन की बॉडी में, किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, इंजेक्शन के माध्यम से जाएगा, तो मुझे उस प्रोटीन का इंजेक्टेबल फॉर्म बनवाना पड़ेगा। कोई पर्सन उस प्रोटीन को खा रहा है तो मुझे उसका ओरल टैबलेट बनवाना पड़ेगा, लाइक दैट। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटीन बनने के बाद में आप प्रोटीन का फॉर्मुलेशन बनवाना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाना, उसका प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट करवाना, फाइनली वो प्रोटीन जो है वो हमारे कंज्यूमर्स तक पहुंच जाए, ये सारी की सारी चीजों को हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस में काउंट करते हैं। तो प्रोटीन बन भी जाता है कई बार, लेकिन प्रोटीन आगे नहीं पहुंच पाता, ठीक है, वो आगे की स्टेजेस में अटक जाता है। तो हमारा ये भी क्रिटिकल रिसर्च एरिया है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमने प्रोटीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बनवाया है, उस प्रोटीन का इस्तेमाल भी किया जा सके, उसे यूज भी किया जा सके, और उसके लिए हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ये कैसे ऑप्टिमाइज की जा सकते हैं, ठीक है। क्या ये सभी को समझ में आया है? तो दैट सिंपली मीन्स कि मेरे पास में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में 3 मेन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं। क्या क्या है? सबसे पहले तो प्योर एंजाइम बनवाना या कैटलिस्ट बनवाना, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म को ही कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करना, ये सबसे पहला हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा कि हम ऑप्टिमम कंडीशंस क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे कैटलिस्ट बेस्ट एक्शन कर सके। और थर्ड है, हमने जो प्रोटीन बनवाया है उसकी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस को हमें इंप्रूवाइज करवाना पड़ेगा ताकि वो हमारा जो बना हुआ प्रोटीन है वो कंज्यूमर्स तक पहुंच पाए, ठीक है। तो ये तीनों ऐसे फील्ड्स हैं बच्चों जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है ताकि ये फील्ड्स में ऑप्टिमाइज्ड एक्शंस लेके आई जा सके, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन के लिए बायोटेक्नोलॉजी में मेजरली हम क्या क्या 4 चीजों के ऊपर बात इस सेशन में इस चैप्टर में करते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर में, फिर बायोटेक के एप्लीकेशन मेडिसिन में, फिर इंडस्ट्रीज में और फिर एनवायरमेंट में। आज हम किस पे बात कर रहे हैं? मेजरली बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अभी एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो हमें काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। हाउ आर दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हेल्पिंग अस इन इंप्रूवाइजिंग द क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। तो बच्चों अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, तब की बात हम करते हैं, तो क्या हमारे फार्मर्स के पास में बहुत ज्यादा फाइनेंस हुआ करता होगा, बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता होगा? तो हम बोल सकते हैं नहीं, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली हम लोग इतने अच्छे कंडीशन में नहीं थे, इतने अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं थे कि हमारी फार्मिंग के लेवल को हम बहुत इंप्रूवाइज कर पाए, ठीक है, पहले की बात करें तो, ठीक है। तो बच्चों फिर उसके बाद में जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो आप सब जानते हैं कि पॉपुलेशन का बहुत फास्ट ग्रोथ आया था। इफ यू डोंट नो अबाउट दैट, मैं बता देती हूं आपको। 1950 की बात हम करते हैं, 1947, ठीक है, के बाद में 1950 आ गया हमारा। 1950s में बच्चों क्या हुआ था पता है? पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की? इट वाज 350 मिलियन। कितनी थी बेटा? 350 मिलियन थी, ठीक है। अब आप देखिएगा
2000 में कितने साल का डिफरेंस आ रहा है बेटा? सिर्फ 50 साल का डिफरेंस आ रहा है। 50 इयर्स के डिफरेंस में हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई थी पता है आपको? 1 बिलियन। मतलब 350 मिलियन से कुछ 3 गुना हो गई अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन का। ठीक है, और 2011 की बात जब हम करते हैं, 2011 मई मंथ में 1.2 बिलियन भी हमने क्रॉस कर दिया था। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हम देख पा रहे हैं पॉपुलेशन में। इतना एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो हो गया है अचानक से, क्या हमारे इंडिया में लैंड बढ़ गई होगी अचानक से? ऐसा कुछ हुआ नहीं, लैंड भी उतनी है, जितना कैरिंग कैपेसिटी है जगह की, वो कैरिंग कैपेसिटी भी उतनी है, लेकिन लोग बहुत बढ़ गए, तो रिसोर्सेज भी बहुत बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाकर के लोग जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, तो ये सब अचीव करने के लिए फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में क्या इस्तेमाल किया जाने लगा? एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो बहुत पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, बहुत इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, ताकि हमारे जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर हम प्रोडक्शन प्राप्त कर पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जो क्रॉप्स उगाते हैं वो क्रॉप्स जो हैं वो इंसेक्ट से खराब कर देते हैं, वहां के रोडेंट्स खराब कर देते हैं, वहां पर काफी सारे वीड्स उगाते हैं जो कि उस क्रॉप में न्यूट्रिशन, उस क्रॉप में वाटर नहीं जाने देते और खुद ही सारा वाटर एब्जॉर्ब करके बैठ जाते हैं। तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं फार्मिंग में। तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो गया, पेस्टिसाइड स्प्रे हो गया, ठीक है, रोडेंटिसाइड स्प्रे हो गया, इन सब स्प्रेस की मदद से, इन आर्टिफिशियल केमिकल्स की मदद से हमने क्रॉप के प्रोडक्शन को एनहांस करने की पूरी कोशिश करी, पूरी ट्राई की। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? इसको करने से प्रॉब्लम हुई होगी कुछ। अब मैंने कहा हमने प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा दी, लेकिन हम जो स्प्रे कर रहे थे वो स्प्रे प्लांट के अंदर तक चला गया, क्रॉप्स के अंदर तक चला गया, तो क्या वो हमारे लिए हजार्डस नहीं होगा? क्या वो हमारी हेल्थ खराब कर सकता है? डेफिनेटली यस। ठीक है, तो ये एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स जो हम कर रहे थे, इसके कारण से पहली बात तो सॉइल भी खराब हो रही थी, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है। दूसरी बात, एनवायरमेंट में ये केमिकल्स जा रहे हैं, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये कॉज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहा है टू द कंज्यूमर्स, यानी कि जो भी पर्सन ये क्रॉप्स खाएगा वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिजीज उसके अंदर आएगी, बिकॉज वो जो क्रॉप्स खा रहा है उसके ऊपर काफी सारा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है। ठीक है, and that will be definitely creating a problem to the consumer, especially to the health of the consumer. तो ये सब चीज के बाद में हमने क्रॉप का प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन क्या हमारे क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाने में हमारी सॉइल को कोई बेनिफिट हो रहा है? उसको तो नुकसान हो रहा है। हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को कोई बेनिफिट हो रहा है? नहीं, नुकसान हो रहा है। हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर को भी नुकसान हो रहा है। सिर्फ क्रॉप का यील्ड बढ़ाने से थोड़ी ना फायदा हो जाता है, राइट? तो यहां पर ये बात समझिए कि लोगों को खाना पर्याप्त मिल रहा था पर हेल्थ वाइज सब अफेक्ट हो रहे हैं। तब फिर क्या आया होगा? तब लोगों ने बोला नहीं, ये केमिकल स्प्रेस बंद करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग इको फ्रेंडली होती है, ठीक है, उसमें जो वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, उसमें जो फ्रूट्स उगाए जाते हैं, उसमें जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वो क्रॉप्स ऑर्गेनिकली बनाए हुए होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, बायो मैन्योर का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से जो क्रॉप्स बनाए जाएंगे वो डेफिनेटली हेल्दी होंगे, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे होंगे, सॉइल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉइल को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो ये सारी जो हमने ऑर्गेनिक क्रॉप्स बनाई, इसको खाने में लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तुम लोगों को भी देख के लग रहा होगा वाओ मैम, क्या शिमला मिर्च दिख रही है इधर राइट नाउ, सॉरी बेल पेपर, और क्या इधर सिलेंट्रो दिख रहा है, ठीक है, क्या इधर शानदार अनियन दिख रहा है मैम, है ना? तो सीन ये है कि हम सब ये चाहते जरूर है, पर ये कर पाना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग जब करते हैं तब उसमें आपका दिन भर भी अगर आप लगा दें तो भी चांसेस ये जरूर बनते हैं कि हमारी जो क्रॉप्स हैं उस पे इंसेक्ट आके फीड कर जाएं। ठीक है, प्लस अगर आप फिर भी 100% केयर दे रहे हैं तो ये बहुत महंगा होगा, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लग रही है। फार्मर की, एग्रीकल्चर जो कर रहा है उसकी मेहनत बहुत लग रही है, उसका दिन भर जा रहा है, प्लस उसको फाइनेंशियल इनपुट ज्यादा लगाना पड़ेगा इस हेल्थ वाली चीज को मेंटेन करने के लिए। तो ये बात हो गई कि भाई आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग तो करी,
हेल्थ फ्रेंडली भी बना दिया फार्मिंग को, लेकिन हाई कॉस्ट हो गया, इतना हाई कॉस्ट हो गया। पहले वाला एग्रीकल्चर में जब हम बात कर रहे थे ये भी हाई कॉस्ट था। कैसे हाई कॉस्ट था ये? यहां वाले केस में भी भाई फार्मर्स को केमिकल्स खरीदने पड़ रहे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फाइनेंस कितना लग रहा होगा, बहुत फाइनेंस लग रहा होगा। तो लेकिन उनको रिजल्ट तो मिल रहा था। ऑर्गेनिक फार्मिंग में उन्होंने मेहनत तो करी, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, केमिकल्स वगैरह नहीं लिए, पर जो क्रॉप्स उन्होंने बनाई वो उन्होंने ज्यादा दाम में बेचने की ट्राई की। लोगों ने बोला हम नहीं लेंगे, हेल्थ फ्रेंडली चीज महंगी होगी, लोग नहीं लेते। ठीक है, लोग बोलते हैं हर चीज सस्ती होनी चाहिए, टमाटर 10 रुपए किलो होने चाहिए, 100 रुपए किलो नहीं होने चाहिए। तो ये वाली मेंटालिटी हमारे भारत में है ही। ठीक है, तो फाइनल क्या हुआ, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया, हमने बोला यार ये जो ढेर सारी क्रॉप्स अपन उगा रहे हैं ना, ओरिजिनल रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है कि इंसान को क्या मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जो लोग चावल खाते हैं उनको राइस मिल जाए। तो मेनली उन क्रॉप्स को उगाएंगे सारे फार्मर्स जो कि स्टेपल क्रॉप्स, जो कि हमारी एडिबल क्रॉप्स हैं, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब चीजें ये उगाया आपने अगर, तो ही फार्मर को फायदा होने वाला है, ऐसा माना। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए हम, जिसमें कि ट्रिपल हो गया फूड सप्लाई, कैसा हो गया, ट्रिपल हो गया। बहुत ज्यादा गेहूं बन रहा है, बहुत ज्यादा राइस बन रहा है, मेनली आप यही खाओगे बस मेजरली। ठीक है, बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। 3 गुना हमने क्रॉप्स कर दी, पर हम तो देख पा रहे हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है हमारी पॉपुलेशन में ग्रेजुअली। तो इसके कारण से ये सक्सेसफुल तो हुआ, पर इतना सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। तो सबसे बेस्ट फिर क्या करें, देखो बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन में आप देख पा रहे हैं पूरा के पूरा मोनोकल्चर, एक प्रकार से गेहूं ही गेहूं उगा रहे हैं, चावल ही चावल उगा रहे हैं, सोयाबीन ही सोयाबीन उगा रहे हैं। लाइक दैट फार्मर्स ने अपना बेनिफिट देखने की ट्राई की और उन्होंने उस लैंड के ऊपर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर एक ही टाइप के क्रॉप्स उगाने की जो है कोशिश की। ठीक है, जिसमें कि मेन क्रॉप जो थे बेटा वो व्हीट और राइस थे। ओके, समझ आया सभी को? तो फिर फाइनली क्या सोल्यूशन है, हमारे पास में कोई सोल्यूशन ही नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन जो है हमारे पास में वो बाद में आया जब हमने ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिक लेवल पर जाकर के मॉडिफाई करना चालू किया, कि जैसी भी मिट्टी है, जैसी भी सॉइल है, उस सॉइल की जैसी भी फर्टिलिटी है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स है नहीं है उससे मतलब नहीं, प्लांट हमारा इसी मिट्टी में बढ़िया ग्रो होना चाहिए, प्लांट हमारा इसी मिट्टी में बेस्ट सीड प्रोड्यूस करना चाहिए, इसी मिट्टी के अंदर प्लांट हमारा बेस्ट टमाटो प्रोड्यूस करना चाहिए, बेस्ट ब्रिंजल प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें इंसेक्ट भी नहीं लग रहे हो, लाइक दैट। तो जेनेटिक मॉडिफाई करना was the utmost possible solution, what was the last possible solution we can say, जो कि हमने इम्प्लाई किया। ठीक है, तो इन सब चीजों के फेल होने के बाद में हमने फाइनली किया क्या है बच्चों, we have just implied genetic engineering या तो फिर recombinant DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। तो हमने कैसे कैसे आइडियल फीचर्स माने, देखिए कि हमारी जो आइडियल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होनी चाहिए उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, हम क्या क्या चाह रहे थे उसमें से। ठीक है, पहली बात तो हमारी जो क्रॉप है उसकी ईल्ड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ईल्ड शुड बी वेरी हाई। सेकेंड बात, हम कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, तो हम चाह रहे हैं कि क्वालिटी शुड बी वेरी गुड, क्वालिटी शुड बी वेरी हाई। ग्रेन का साइज कैसा होना चाहिए, ग्रेन का साइज होना चाहिए बड़ा। ठीक है, ताकि बड़े बड़े ग्रेन हम जो खाएं तो ज्यादा फैमिली को वो पूरा हो सके। समझ आई बात? मतलब अगर छोटे छोटे से कॉर्न है, मान लो कॉर्न सीड्स, तो उससे जो कॉर्न फ्लोर बनेगा वो कम बनेगा, लेकिन अगर एक ही कॉर्न के कॉब में बड़े बड़े कॉर्न के सीड्स हैं तो ज्यादा मात्रा में कॉर्न का फ्लोर बन पाएगा। वैसे तो ग्रेन का साइज भी बड़ा होना चाहिए। हम जनरली ऐसा नहीं बोलते हैं कि बड़े साइज के राइस बासमती बेस्ट क्वालिटी के लेके आते हैं ये वो, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, बेसिकली आप क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं, आप बड़े सीड्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात है कि टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, सो टेस्ट एनहांस्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड एक टमाटो बनाया बेटा, उसका नाम है फ्लेवर सेवर टमाटो।
ये फ्लेवर सेवर टमाटो का टेस्ट जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा बाकी टमाटोज के कंपैरिजन में, टेस्ट एनहांस हो गया। ठीक है, चौथा मैं बात करूं अगर, और हमने क्या चाहा इसमें आइडियल क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा फोर्टिफाइड होनी चाहिए। बायो फोर्टिफिकेशन हम करना चाह रहे हैं, यानी कि विटामिन ऐड करना चाह रहे हैं। ऐसा हमने कोई प्लांट बनाया है क्या आरडीएनए टेक्नोलॉजी से? यस, गोल्डन राइस बनवा दिया हमने। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन्स या एनिमल प्रोटीन्स, मतलब हम कई सारे पौधों से ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक्सप्रेस करें एनिमल के प्रोटीन्स। अब आप मुझे बताइए कि प्लांट कभी एनिमल के प्रोटीन्स एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? हाँ जी, प्लांट में कभी भी कोई एनिमल प्रोटीन एक्सप्रेस हो सकता है क्या? मैं ये चाहूं कि एक प्लांट हीमोग्लोबिन बना के दे, तो वो बना के देगा क्या? तो नाउ दिस इज काइंड ऑफ इम्प्रैक्टिकल थिंग विच हमारे दिमाग में आई, बट यस सम ऑफ द साइंटिस्ट अचीव दिस ऑल्सो। उन्होंने एक ऐसा मतलब प्लांट बनवाया जो कि एनिमल के प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है। लीच होती है, लीच, लीच एनेलिडा का मेंबर होती है, कैटल लीच, जो कि कैटल के ऊपर चिपकी हुई रहती है। वो कैटल लीच एक प्रोटीन बनाती है हेरोडिन नाम का। हमने वो हेरोडिन का प्रोटीन जो है वो एक प्लांट में बनवा लिया। ठीक है, तो एग्जांपल मैं यहां पर लिख रही हूं, हेरोडिन फॉर्मिंग मस्टर्ड प्लांट। तो हमने ये बना लिया बेटा, जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं ना, ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, एक कैरेक्टर हो गया कि हम ये चाह रहे हैं। और क्या चाहते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से? डू वी वांट समथिंग एल्स आल्सो? यस गाइस, डू वी वांट समथिंग एल्स? तो मैं बोलूंगी हाँ, हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो वो रहे इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, मतलब इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट तो वो हो ही, उनके ऊपर इंसेक्ट या पेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। उसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारे गर्मी को भी सहन कर लें, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, फ्लड रेजिस्टेंट होने चाहिए कि बाढ़ आ जाए तो भी हमारे पौधे अच्छे हों। ठीक है, ये एग्रीकल्चरल क्रॉप से आपके जो कैरेक्टर्स हैं आइडियल, सारे तो आइडियल नहीं होंगे पर डेफिनेटली काफी सारी चीजें इसमें से अचीव करी जा सकती है। ठीक है, FGH पे अपन देखते हैं। फिर हम ये भी चाह रहे हैं कि जो हमारे प्लांट्स प्रोडक्ट्स बनाए उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो मिनिमाइज करना चाहते हैं अपन पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को। ठीक है, और इसमें हम कैसे चाह रहे हैं? बाय इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे मान लो मैंने कहा टमाटो है, तो टमाटो पहले के जमाने में कैसे आते थे पता है? जो आपने मार्केट से टमाटो लिए, आपने 2 दिन में खत्म नहीं किए, टमाटो सब खराब। लेकिन आज हम कैसे टमाटोज लेके आते हैं कि हम टमाटोज लेके आए, हमने 7 दिन भी इस्तेमाल नहीं किया तो भी उतना का उतना ही कड़क, वो सॉफ्ट ही नहीं हो रहा है, वो खराब ही नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो सब टमाटो जो भी मार्केट में मिल रहे हैं ये सबके सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इनमें से कोई भी बिना जेनेटिक मॉडिफिकेशन का है ही नहीं है राइट नाउ क्रॉप्स तो। ठीक है, FGH के बाद आई देखते हैं। एक और पॉइंट बता देती हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा प्लांट ऐसी सॉइल में होगी जो कि मिनिमम न्यूट्रिएंट की हो तब भी हमारा बेस्ट प्रोडक्टिविटी दे। ठीक है, तो प्लांट शुड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, क्या बोल सकते हैं अपन ऐसी फील्ड को? अनफर्टाइल फील्ड। ठीक है, तो अनफर्टाइल फील्ड बोल रही हूं मैं, देखो तुम समझ जाना कि मैं क्या लिखना चाह रही हूं यहाँ पे। मतलब ऐसी फील्ड जहां पर की खेती नहीं हो सकती है, वहां पर भी हम, अरे यार 1 सेकेंड गाइस, क्या पता क्या हो जाता है एकदम से बीच में। तो ऐसे ही जो फील्ड्स हैं जिनके अंदर खेती नहीं हो सकती है, वहां पर भी हम खेती करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल। मुझे लगा था कि सब लिखा हुआ उड़ने वाला है, पर थैंकफुली अपन बच गए, डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ये सब कुछ आइडियल थॉट्स है हमारे कि ऐसे हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होने चाहिए। ठीक है, समझ आई सारी बातें? अब क्या हमने वाकई में इंप्लाई किया? हमने किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो ऐड किया है। ठीक है, हमने जो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं बच्चों, उसमें हमने कुछ ना कुछ तो फीचर्स इसमें से
ऐड किए हुए हैं। तो हम देखते हैं अब, सबसे पहले हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वर्ड का मतलब समझ चुके हैं। जिस भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक लेवल पर हमने चेंज क्रिएट किया है ताकि वो डिजायर्ड प्रोटीन्स बना सके, उस ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। प्लांट भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसके हमने जीन्स को अल्टर कर दिया है। और क्यों करा है हमने ऐसा? टू ऑब्टेन ह्यूमन रिक्वायर्ड और डिजायर्ड प्रोटीन्स। इन सबको हम जीएमओज बोलते हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम उसको बोलते हैं। ओके, आप बोल रहे हो मैम यहाँ पर रेड कलर का इंजेक्शन लगाया जा रहा है टमाटो में, क्या ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है, दिस इज जस्ट अ इमेज। ओके, एडवांटेजेस मैंने आप लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की मेजॉरिटी बताई दी है, फिर भी हम यहाँ पर और एडवांटेजेस एक बार रीड कर लेते हैं। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ठंड में, ठीक है, गर्मी में नमक ज्यादा होगा, हीट ज्यादा हो गई, सभी केसेस में सूखा पड़ गया, सभी केसेस में हमारी जो क्रॉप है वो टॉलरेंट हो, खराब नहीं हो, ठीक है। फार्मर्स बोलते हैं, हमने कई बार देखा है कि फार्मर्स बोलते हैं कि बारिश नहीं आई तो उनकी पूरी क्रॉप्स अफेक्ट हो गई, वो बहुत दुखी होते हैं इस बात पे, ठीक है। तो उसका मतलब ये कि उन्हें पता है उन्होंने कितनी मेहनत लगाई है उस चीज में, और फिर फाइनली एनवायरमेंटल रीजंस के कारण से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनके तो मेहनत पूरी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्रॉप्स को ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होके ये सब चीजों के लिए रेजिस्टेंट बन जाए। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, हम केमिकल्स का स्प्रे कम से कम करें, हमारे पौधे जो है वो ऑटोमेटिकली पेस्ट से फ्री हो, ऑटोमेटिकली उनमें कोई ऐसे जीन्स ऐसे कुछ प्रोटीन्स बन रहे हो कि पेस्ट उसके ऊपर आके बैठे ही नहीं, ठीक है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, बताया मैंने आपको, जैसे कि बहुत सारे हमने क्रॉप्स निकाल लिए, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन में आधा माल सड़ गया, आधा सामान सड़ गया, तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि इसमें तो आपने जितनी मेहनत लगाई, जितना आपको एक्चुअली में फाइनेंशियल आउटपुट मिलना चाहिए उतना तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस को अगर हम प्रिवेंट कर सके, कम कर सके, मिनिमाइज कर सके, तो उसकी बेटर वैल्यू मिल पाएगी, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, ये मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि प्लांट को खुद आना चाहिए कि मैं सॉइल से कैसे बेहतर तरीके से मिनरल को यूज कर सकता हूं, ठीक है। हम उसमें एक्स्ट्रा मात्रा में मिनरल्स नहीं भी मिलाएं तो भी प्लांट की खुद की टेंडेंसी हो कि वो एफिशिएंटली बैरन लैंड पे या कम फर्टिलिटी वाली लैंड पे भी वो हम ग्रो करें तो वो बेहतर तरीके से ग्रो हो सके। एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे कि हमने गोल्डन राइस बनाया है जो कि विटामिन ए रिच राइस होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के। अब हम सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पढ़ने वाले हैं, तो हम हेडिंग लिखते हैं यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है बेटा। आपको एनसीईआरटी में जितने क्रॉप्स दिए हुए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसके अलावा मैंने एक और ले लिया इधर, एनिमल प्रोटीन्स बनाने वाला भी हम पढ़ेंगे, ओके। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में सबसे पहला हमारे पास जो एग्जांपल आ रहा है वो है गोल्डन राइस का, गोल्डन राइस, ठीक है। अभी गोल्डन राइस कैसे बनाया हमने, गोल्डन राइस क्या होता है ये सब समझेंगे, इसके पहले अपन गोल्डन राइस का इमेज देखते हैं। देखो ऐसे दिखता है, तो ये आपका नॉर्मल राइस हुआ, नॉर्मल चावल, और ये हुआ गोल्डन राइस। अब आप बोलोगे, मैं पूछती हूँ बेटा कौन सा खाना प्रेफर करोगे, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन अपनी इच्छा से तो यही बोलता है कि हमें तो व्हाइट ही चाहिए, बिकॉज राइस तो व्हाइट ही अच्छा लगता है, ये तो जनरल बात हुई। लेकिन अगर मैंने कहा बेटा ये येलो राइस खाने से जो है आपके कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो मैंने बोला इससे ना आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आईज की डिजीज ही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये राइस जो है ये आपके आई हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है। तो आप बोलोगे मैम फिर हम येलो वाले खा लेंगे क्योंकि हमारी आंखें अच्छी होंगी तो हम ये खा लेते हैं। और भी मैंने एक बात बोली कि बेटा ये जो चावल है ना, इसको हमने ऐसा भी बना दिया है कि इसमें आयरन जो है वो ज्यादा बढ़ गए, तो आपकी अनीमिया भी कॉज नहीं करेगा, इसमें आयरन भी ज्यादा है, तो हमने कहा ये एनीमिया भी कॉज नहीं करेगा, एनीमिया प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे ठीक है मैम फाइनली ये खा लेता है। तो ह्यूमन क्या करता है ना, ऑटोमेटिकली अपना बेनिफिट देखता है पहले कि मेरे को इसमें फायदा कैसा, अच्छा फायदा, तो मैं अब ये काम करना चालू कर दूंगा। वैसे हमने राइस बनाया, वो राइस को हमने क्या बोला, गोल्डन राइस। आप इस और इस राइस में डिफरेंस क्या देख पा रहे हैं मेनली, कि ये राइस जो है ये येलो कलर का है, क्यों,
इसमें कुछ ऐसा हमने ऐड कर दिया क्या जो कि येलो कलर इंपार्ट करता है। अब आप पहुंचो वापस बेसिक नॉलेज पे। आपको बचपन से क्या बोला जाता है कि कौन सी आपको क्रॉप्स खाने से आपकी आंखें, कौन सी चीजें खाने से आपकी आंखें अच्छी रहेगी। तो ऐसा बोलते हैं शुरू से कि कैरेट खाओ, बोलते हैं ऐसा बोलते हैं कि येलो कलर के फ्रूट्स खाओ, पपाया खाओ, ऑरेंज येलो कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ। ठीक है, दैट मीन्स येलो कलर जो हमारे मदर नेचर में प्रेजेंट है, प्लांट्स में, येलो फ्लावर्स में। ठीक है, येलो कलरेशन मोस्टली येलो फ्लावर्स में देखने को मिलता है, येलो फ्रूट्स में देखने को मिलता है, येलो वेजिटेबल्स में देखने को मिलता है। तो वो कलर जो है, क्या वो कलर हमारी बॉडी में जाने के बाद में हमारी आई हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और अगर हाँ तो कैसे। तो बेटा जो ये येलो कलरेशन है इसमें प्रेजेंट होता है कैरोटिनॉइड। क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड जो होते हैं बेटा, ये होते हैं प्रिकर्सर्स ऑफ विटामिन ए। क्या होते हैं ये? प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। मतलब आपकी बॉडी में जाने के बाद में ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हम सब जानते हैं कि विटामिन ए इज बेनिफिशियल फॉर अवर आई हेल्थ। ठीक है, विटामिन ए जो है रेटिनॉल, वो हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स में पिगमेंट फॉर्म करने में हेल्प करता है। इजंट इट? है ना? ये बात सभी को समझ में आई है? चलिए तो हम इसके प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम देख रहे हैं हमने कैसे गोल्डन राइस बनाया। अब आप देखिए, ये एक प्लांट है, इस प्लांट का नाम है डैफोडिल। डैफोडिल प्लांट जो है बच्चों, इसका साइंटिफिक नेम मुझे याद आ रहा है, नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस, ये नाम है इसका। तो ये जो नाम लिख दो यहाँ पे वैसे मैं, ताकि आपको भी याद रहेगा, नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस। ठीक है, तो ये जो प्लांट है नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस, इसका नाम है डैफोडिल। ठीक है, डैफोडिल में डबल एफ आ रहा है डैफोडिल। तो डैफोडिल प्लांट जो है, इसके फ्लावर्स नेचुरली येलो कलर के होते हैं, येलो और बहुत ब्राइट येलो। ठीक है, काफी येलोइश होते हैं ये फ्लावर्स, है ना। तो हमने देखा कि ये फ्लावर्स काफी येलोइश है, इसमें डेफिनेटली बीटा कैरोटीन नाम का येलो कलर इंपार्टिंग पिगमेंट प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस प्लांट में से कौन सा जेनेटिक सीक्वेंस ये येलो कलरेशन इंपार्ट कर रहा है, उस जेनेटिक सीक्वेंस की खोज की सबसे पहले तो। ठीक है, तो हमारे पास में फिर फाइनली ये चीज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट आती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। इस प्लांट के, डैफोडिल प्लांट के सेल्स में से मैंने पूरा का पूरा डीएनए आइसोलेट किया होगा, फिर उस डीएनए को मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से कट किया होगा, फिर अलग अलग जीन्स की स्टडी की होगी, और तब जाके मालूम पड़ा होगा कि ये वाला जीन के कारण ये येलो कलरेशन आ रहा है। वो जीन हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, वो जेनेटिक सीक्वेंस हम अभी आगे और उसको फॉरवर्ड लेके जाएंगे। तो बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन जो है उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया डैफोडिल प्लांट में से। अब मेरे पास में वो जीन आ चुका है, अब मैं क्या करूंगी, मैं उस जीन को टीआई प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दूंगी। टीआई प्लाज्मिड वेक्टर जो है वो इस जीन को लेकर के जाएगा किसके पास में? जिस भी प्लांट को मैं उसमें इन्फेक्ट करने चालू करूंगी उसके पास में। तो ये टीआई प्लाज्मिड जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवा देगा किसके पास में? राइस प्लांट के पास में। राइस प्लांट ऑफ वाइल्ड वेराइटी, नॉर्मल सा लिया अपन ने, तो जीन इंसर्टेड इनटू नॉर्मल राइस प्लांट। एक राइस प्लांट ओराइजा सटाइवा होता है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने हमारा इंसर्शन ऑफ दिस डीएनए सीक्वेंस करवा दिया। फाइनली व्हाट हैपेंड इज, हमारे सोचने के हिसाब से जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ, और आपका जो प्लांट है राइस प्लांट, उस पे अभी जो राइस आते हैं वो राइस व्हाइट राइस नहीं होके और येलो कलर के राइस बनना चालू हो गए। तो दिस इज हाउ वी हैव मेड द जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस विच विल बी बायोफोर्टिफाइड विथ विटामिन ए। अब मैंने कहा बेटा ये आयरन भी हमारी बॉडी में बढ़ाता है। कैसे? इस प्लांट की नेचुरली ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये आयरन को ज्यादा मात्रा में अब्सॉर्ब करता है अर्थ क्रस्ट से। तो इसका मतलब कि ये चावल पहले से ही आयरन रिच थे और हमने इसमें विटामिन ए भी बढ़ा दिया, तो आंखों के लिए भी अच्छा है और ब्लड में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस मच? अब क्या होगा, अब ह्यूमन ने जब ये चावल खाया होगा तब क्या होगा? सो व्हेनेवर ह्यूमन इनटेक दिस, तो बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन्स
जो है वो बीटा कैरोटीन बनवा देंगे राइस में। ये राइस जैसे ह्यूमन ने कंज्यूम किया, राइस में जो प्रो विटामिन ए है वो जाकर के विटामिन ए में कन्वर्ट हो गया हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। विटामिन ए हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब हुआ, हमारी आंखों तक पहुंचा, आंखों को बेनिफिट कर रहा है, आई हेल्थ इंप्रूव कर रहा है। समझ आया सभी को? यस और नो बच्चों? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस मच? ठीक है, तो इस तरीके से आपने गोल्डन राइस बनवाया। ठीक है, किस किस को समझ में आ गया अच्छे से ये पूरा? मैं देख रही हूँ कोई एक्स्ट्रा स्लाइड है क्या खाली, ताकि मैं आपको कुछ कुछ चीजें लिख के बता दूं। यहाँ पर नोट्स में थोड़ा आगे पीछे स्लाइड करके दे दूंगी आपको। भी राइट नाउ यहाँ पे गोल्डन राइस के बारे में कुछ क्विकली लिख रहे हैं अपन, हाउ वी मेड द गोल्डन राइस। ठीक है, तो गोल्डन राइस बनाने के लिए अपन ने क्या किया, देखो एक सेकेंड। गोल्डन राइस, ठीक है, इसमें हमने क्या किया बेटा, हमने लिया सबसे पहले डैफोडिल प्लांट सेल्स। ठीक है, डैफोडिल प्लांट सेल्स हमने लिए, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेनमेंट हो रहा है। और इधर से मैंने क्या लिया, मैंने इधर लिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो है उसका टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। बेटा ये जो चीज है ना, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी, क्योंकि वहां पर हमने पढ़ा था टीआई प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो बार बार ये बोल रही हूँ कि ये जो पोर्शन है इसमें आपको वो चैप्टर प्री रिक्वेस्ट के तौर पे पढ़ना ही पड़ेगा। तो टीआई प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नाम के जो बैक्टीरिया है उसमें से हम लोगों ने टीआई प्लाज्मिड को रिमूव कर लिया, निकाल लिया। ओके, अब क्या, अब मैंने बोला कि मैं इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है, इसके डीएनए को मैंने कट किया है एंड बीटा कैरोटीन जीन जो है बेटा, बीटा कैरोटीन सिंथेसाइज करने वाला जो जीन है, देखो जब भी इसको लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, इसलिए मैं पूरा फ्लो चार्ट बना के दे रही हूं ताकि नेक्स्ट टाइम से आप लोग जब भी सेल्फ नोट्स या शॉर्ट नोट्स बनाए इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए तो वह ऐसे फॉर्म में बनने चाहिए। बीटा कैरोटीन सिंथेसिस जीन जो है उसको हमने आइसोलेट किया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से हमने इसके डीएनए को कट किया और बीटा कैरोटीन सिंथेसिस जीन को हमने आइसोलेट करा। इसी को हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। टीआई प्लाज्मिड के साथ में भी आपने सेम ही किया है, आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से टीआई प्लाज्मिड को भी एक सर्टेन लोकेशन पे कट कर दिया जहां पर जाके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट होगा। ठीक है, तो मैं बोल रही हूं कट प्लाज्मिड, ठीक है, सो दैट द जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इंसर्टेड इन इट। नाउ मान लेते हैं कि मेरे पास में जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये ऐसा आ गया और मेरे पास में जो प्लाज्मिड है ये ऐसा आ गया, क्योंकि कट कर दिया है मैंने ऑलरेडी इसको। ठीक है, तो मेरे पास जो प्लाज्मिड है ये ऐसा आ गया है कट करने के बाद में। ओके, तो अब मैं क्या करने वाली हूं, अब मैं इन दोनों को जोड़ देने वाली हूं ऑब्वियसली विथ द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। मैं इन दोनों को जोड़ देने वाली हूं। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम की हेल्प से हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को और प्लाज्मिड को जोड़ने वाले होते हैं। तो हमने जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया, यहां पर हमारे पास में बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, हमारे पास में क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अच्छा, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंसर्ट करवाएंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में वापस से। ठीक है, इंसर्ट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया।
तो ये हमारा बैक्टीरिया जो है इसमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेनिंग वेक्टर आ गया, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है। तो अब आपका ये बैक्टीरिया जो है ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट बन गया। अब इस बैक्टीरिया से हम क्या करेंगे, हम हमारे राइस प्लांट के सेल्स को इन्फेक्ट करवाएंगे। नाउ इन्फेक्ट राइस प्लांट सेल्स विथ बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जो होस्ट है, ये बैक्टीरिया जो है ये वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर बैक्टीरिया से हम राइस प्लांट के जो सेल्स हैं उसको हमने इन्फेक्ट करवा दिया। तो ये हमारा राइस प्लांट का सेल हो गया, मान लो ये राइस प्लांट के सेल के पास न्यूक्लियस हो गया, ये बड़ा सा वैक्यूल हो गया। ठीक है, तो ये जो राइस प्लांट है, इस राइस प्लांट में अब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे भी करके इंसर्ट करवा दिया गया है। ठीक है, अब आपका जो ये राइस प्लांट का सेल है बेटा, इसको हम कैलस कल्चर करेंगे। कैलस कल्चर आप सब जानते हैं। कैलस कल्चर में क्या होता है, बेसिकली हम टिश्यू कल्चर कर रहे होते हैं, प्लांट का टिश्यू कल्चर, जिसमें कि हम प्लांट के सेल से पूरा प्लांटलेट बनवाते हैं। कैलस कल्चर हमने किया और फाइनली हमने राइस का प्लांट बनवा दिया, प्लांटलेट ऑफ राइस। अब आपका जो ये प्लांटलेट ऑफ राइस बना है, ये प्लांटलेट ऑफ राइस जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया है, ये जीएमसी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। समझ आया पूरा। अब आपका जो ये प्लांटलेट ऑफ राइस है, जैसे ही ये राइस बनाएगा तो वो राइस कैसे बनने वाले हैं, दे विल बी बीटा कैरोटीन रिच राइस, येलो कलर्ड राइस। ओके, दिस इज हाउ वी मेड दी गोल्डन राइस, दिस इज हाउ वी क्रिएटेड दी गोल्डन राइस। ठीक है, चलो तो अब हमने देखा हाउ वी मेड दीज गोल्डन राइस प्लांट्स। ठीक है, ऐसे क्या आपने सिर्फ और सिर्फ गोल्डन राइस प्लांट्स बनवाए हैं अभी तक जेनेटिक मॉडिफिकेशन से? नहीं, आपने बहुत सारे प्लांट्स बनवाए होते हैं। गोल्डन राइस वन ऑफ द एग्जांपल था आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का। इसके अलावा आपने बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न और बीटी ब्रिंजल भी बनवाया है। बीटी क्या है इसको अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अभी पेस्ट रेजिस्टेंट टबैको प्लांट्स भी हम पढ़ेंगे, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट्स हम पढ़ेंगे, फ्लेवर सेवर टमाटो हम पढ़ेंगे। तो ऐसे हमने काफी सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आज दिनांक तक, आज की तारीख तक बनवा रखी है बच्चों। ठीक है, तो हम अभी कुछ और एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ये लिस्ट जो है मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी जब हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सारी कंप्लीट हो जाए। लेकिन अभी सिर्फ ये देख लो कि हमने इसमें गोल्डन राइस पढ़ लिया। गोल्डन राइस विटामिन ए रिच राइस होता है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉर्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बीटी क्या होता है ये समझते हैं। बीटी है बैसिलस thuringiensis नाम का एक बैक्टीरिया। क्या नाम है इसका? बैसिलस thuringiensis। ठीक है, अब ये जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है बेटा, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाऊंगी। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बात समझ में आएगी आपको, तब आप इसको इमेजिन बेहतर कर पाएंगे और आप बीटी कॉटन, बीटी प्लांट्स, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल, बीटी पोटैटो सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो छोटी सी कहानी क्या है, सिचुएशन है एक प्रकार की, वो ये सिचुएशन इमेजिन करते हैं। तो एक प्लांट है और उस प्लांट पे कैटरपिलर्स ने अटैक कर दिया। कैटरपिलर्स वो प्लांट को खा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, खा के खत्म कर दिया। तो क्या वो क्रॉप पूरा खराब हो गया? बिल्कुल खराब हो गया। एक तो ये सिचुएशन आपने देखी होगी, आपने ये नेचर में कई बार देखा होगा कि कुछ प्लांट्स के ऊपर कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, स्पेशली इंसेक्ट कैटरपिलर्स। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन इमेजिन करिए, क्या आपने कई बार ऐसे प्लांट्स भी देखे हुए होते हैं बच्चों जिसपे कभी कोई इंसेक्ट लगता हुआ नहीं दिखता नेचुरली? ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि जंगली टाइप के पौधे होते हैं जिन पे कभी कैटरपिलर लगता ही नहीं है। ठीक है, तब इन दोनों प्लांट्स में क्या डिफरेंस है? ये वाले प्लांट को क्यों कैटरपिलर खा जा रहा है, ये वाले प्लांट को कैटरपिलर क्यों नहीं खा रहा है? तब कई सारे ऐसे पौधे जिनके ऊपर कैटरपिलर कभी अटैक नहीं करते, उन प्लांट की लीफ जो होती है ना बेटा, ये लीफ जो दिख रही है आपको, ये लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं काफी सारे छोटे छोटे से बैक्टीरिया जो हमें दिखाई भी नहीं पड़ते।
काफी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये खतरनाक टाइप के बैक्टीरियाज हैं। ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं कि अगर कोई कैटरपिलर ने आके लीफ खा ली गलती से, तो उसकी बॉडी में बैक्टीरिया भी चले जाएगा। तो बैक्टीरिया उसके अंदर उसके इंटेस्टाइन को बिल्कुल रप्चर कर देंगे, ब्लास्ट करवा देंगे, वो इंसेक्ट मर जाएगा उसके इंटेस्टाइन ब्लास्ट होने के कारण से। तो क्या कोई भी इंसेक्ट इस लीफ को खाएगा? नहीं। तो बाकी जो इंसेक्ट्स उस इंसेक्ट को मरता हुआ देख रहे थे वो भी नहीं खाएंगे। दैट मीन्स अब ये एक नॉट एडिबल स्पीशीज हो गई है इंसेक्ट्स के लिए। इंसेक्ट इसको क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि इसके ऊपर कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जैसे ही इंसेक्ट ने वो लीफ खाई बैक्टीरिया भी उनकी बॉडी में चले जाता है और वो बैक्टीरिया उसके इंटेस्टाइन को लाइसिस यानी कि रप्चर करवा देता है। इस कारण से बैक्टीरिया के प्रेजेंस के कारण से कैटरपिलर इस लीफ को नहीं खाते, ठीक है। ह्यूमन वेरी स्मार्ट क्रिएचर, उसने नोटिस किया कि कुछ पौधों को कैटरपिलर खा रहे हैं, कुछ पौधों को कैटरपिलर नहीं खा रहे हैं। तब उसने जाके स्टडी किया कि इन प्लांट को कैटरपिलर क्यों नहीं खा रहे हैं भाई, इसमें ऐसा क्या है। तब उन्होंने जाके उसकी लीफ स्टडी की, लीफ में बैक्टीरिया की स्टडी की, और बैक्टीरिया की स्टडी करी तो मालूम क्या पड़ा कि ये प्लांट पे ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि इंसेक्ट को मार देते हैं अगर इंसेक्ट ने इसको खा लिया गलती से भी। तो ह्यूमन ने बोला ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, हम इन्हीं बैक्टीरिया को बाकी पौधों पे बिठा दें। ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? नहीं। बैक्टीरिया सब चीजों के ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करना चाहते, वो जिन प्लांट्स पे ग्रो हो रहे मतलब बैठे हुए उन पे ही बैठना चाहते हैं, राइट। तो अब आप और क्या कर सकते हैं? तो आपने बोला बैक्टीरिया के कौन से ऐसे जीन्स हैं जिसकी मदद से ये इंसेक्ट जो है ये मर जाते हैं। हाँ, उन जीन्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हम प्लांट के सेल में ही डाल देते हैं ताकि हमारा प्लांट ही नेचुरली वो प्रोटीन्स बनाए जो कि वो बैक्टीरिया बना रहे थे। अभी प्लांट ही वो प्रोटीन बनाएगा तो प्लांट की लीफ पे भले बैक्टीरिया नहीं भी बैठा हो, प्लांट की लीफ में ही वो जीन्स है, प्लांट की लीफ में ही वो प्रोटीन्स है जो कि बैक्टीरिया में थे। अभी कोई कैटरपिलर को खाएगा तो वो कैटरपिलर मर जाएगा, लाइस हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, तो कैटरपिलर को खाएगा नहीं। ये है बहुत ही ज्यादा वास्ट रिसर्च करने के बाद में बना हुआ एक मैकेनिज्म जिससे हमने बनाया इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। और वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स जो आप बना रहे हैं उसमें नाम है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ठीक है, एंड सो मेनी बीटी प्लांट्स। बीटी मतलब कि बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ये वो ही बैक्टीरिया का नाम है बेटा जो कि इस लीफ पे बैठा हुआ था, जिसके कारण से कैटरपिलर इस लीफ को नहीं खा रहा था। क्या ये मैकेनिज्म समझ में आया? क्योंकि अगर तुम्हें ये मैकेनिज्म समझ में आएगा तभी मैं तुम लोगों को ये बीटी प्लांट्स पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो आई रियली होप कि मैकेनिज्म समझ में आ गया है बच्चों को कि कैसे ये हो रहा है, हाउ इट इज गेटिंग अचीव्ड, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इस मैकेनिज्म को समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम दूसरी बातों को देखते हैं। देखो, तो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं बेटा? क्राई यानी कि क्रिस्टलाइजेबल, क्राई का मतलब रोने का नहीं है, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, दैट किल सर्टेन इंसेक्ट लाइक लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा क्या होता है? लेपिडोप्टेरा वो ऑर्डर होता है जिसमें बटरफ्लाई आनी चाहिए। तो टबैको बडवर्म हो गया, आर्मी वर्म हो गया। टबैको यानी कि तंबाकू जो है इंडिया में वन ऑफ द फाइनेंस इंक्रीजिंग थिंग है एक प्रकार से। कैसे? लोग टबैको खाएंगे तो पहले तो टबैको खरीदेंगे, दूसरी बात टबैको खाएंगे बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो फिर ट्रीटमेंट कराने जाएंगे, ट्रीटमेंट कराने जाएंगे तो पैसा और लगाएंगे, माने कि इकोनॉमी बढ़ा रहा है, ठीक है, सरकास्टिकली बोल रही हूँ डेफिनेटली, ठीक है। तो टबैको बहुत खराब चीज है, लेकिन टबैको जो है इंडिया में लोग बहुत खाते हैं, तो टबैको की ईल्ड कम नहीं पड़नी चाहिए। तो टबैको की ईल्ड कम नहीं पड़नी चाहिए, तो टबैको बडवर्म नाम का एक कैटरपिलर होता है जो कि टबैको की ईल्ड को खत्म कर देता है। तो आपने उसके अगेंस्ट ऐसे जीन्स ढूंढे जिसके कारण से अब टबैको के प्लांट पे टबैको बडवर्म आके कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि वो लीफ खाएगा तो मर जाएगा, ठीक है। आर्मी वर्म भी है, ठीक है। कोलियोप्टेरन्स, बीटल्स एंड डिप्टेंस, फ्लाइज एंड मस्कीटोज। मतलब कि टबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, बीटल, फ्लाई और मस्कीटो, इन सब के अगेंस्ट हमने कुछ ऐसे जीन्स ढूंढ लिए हैं इस बैक्टीरिया में से कि ये जीन्स अगर हमने प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिए तो ना तो उस प्लांट पे टबैको बडवर्म आके बैठेगा,
ना उस प्लांट पे आर्मी वर्म आके बैठेगा, ना उस पे बीटल आके बैठेगी, ना उस पे फ्लाई बैठेगी, ना उस पे मस्कीटो बैठेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्लांट जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन जाएगा। समझ आई ये बात? ठीक है, तो अभी क्या है, Bacillus thuringiensis forms protein crystals containing a toxic insecticidal protein that exists as inactive protoxin. बैक्टीरिया के पास में ये टॉक्सिन्स बने हुए रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की खुद की अंदर कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया के पास में वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे ही ये इंसेक्ट के द्वारा खा लिए जाते हैं, इंसेक्ट में जाकर के ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इंसेक्ट के गट में जाने के बाद में इंसेक्ट के गट के पीएच के कारण से ये प्रोटीन्स इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और इंसेक्ट की इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं, उसके प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं। ठीक है, once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to alkaline pH of the gut. बेटा इस पे नीट में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अल्कलाइन को हमने अलग से हाईलाइट कर दिया। which solubilizes this crystal. ठीक है, activated toxin causes the cell swelling and lysis and eventually causes the death of the insect. तो this is the mechanism behind the BT plants. ठीक है, अच्छा अब ऐसे कौन कौन से जीन्स हैं जिनको हमने मेनली आइसोलेट किया है और कौन कौन से ऐसे कैटरपिलर्स हैं या ऐसे वॉर्म्स हैं जिनके अगेंस्ट हम उसको यूज कर रहे हैं। तो क्राई1AC एंड क्राई2AB ये जो होते हैं बेटा दोनों, क्राई1AC क्राई2AB ये हम कॉटन बॉलवॉर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और क्राई1AB जीन्स जो है हम कॉर्न बोरर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉर्न बोरर कीड़े, कॉर्न पे भी कोई कीड़े नहीं होने चाहिए वरना कॉर्न का लॉस करवा देते हैं। ठीक है, ये जो दोनों हाईलाइटेड चीजें हैं इस पे नीट में क्वेश्चन बनता है। क्राई1AB क्राई2AC, ठीक है, क्राई1AB क्राई2AB और क्राई1AC याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे कि क्राई1AB थोड़ा छोटा लग रहा है पढ़ने में, तो थोड़ा छोटे वाला नाम आएगा इसमें। कौन है? कॉर्न बोरर। ठीक है, और क्राई1AC एंड क्राई2AB तो याद रखो, पहले क्राई2AB याद रखो एंड फिर क्राई1AC। ये किसके लिए आ जाता है अपना? कॉटन बॉलवॉर्म। ठीक है, अब याद रखने का तरीका कैसा हो सकता है इसमें? थोड़ा बड़ा नाम जो है उसमें सेकंड वाला आएगा AB, ठीक है, और फर्स्ट वाला AC आएगा। ऐसे याद कर सकते हैं बेटा, इसको ये याद रखना जरूरी है कि कौन सा कौन है। क्राई1AB जो है आपका ये कॉर्न बोरर है, क्राई2AB और क्राई1AC जो है ये कॉटन बॉलवॉर्म के अगेंस्ट जो जीन्स हमने आइसोलेट किए हैं, जीन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं ये जो हम प्लांट में इंसर्ट करने वाले हैं ताकि हमारा प्लांट जो है वो BT प्लांट बन जाए। मतलब कि बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया वाले जो प्लांट्स थे जिनको इंसेक्ट नहीं खा पा रहे थे वैसा भी प्लांट ये बन जाए। ठीक है, बात समझ आई सभी को? तो स्पेसिफिक BT टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis incorporated into several crop plants such as cotton। ठीक है, आपने ये ऐसे करा तो जाकर के ये बैक्टीरिया जो है इसमें देखो, ये बैक्टीरिया दिख रहा है, इसमें BT टॉक्सिन का क्रिस्टल दिख रहा है, लेकिन ये इनएक्टिवेटेड है। ये जैसे ही जाएगा गट में इंसेक्ट के, ये सल्यूबल एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी मेम्ब्रेन को लॉस कर देगा पूरा। अब जो भी आपको मैंने बातें बताई है इसको इमेजिनेशन के लिए हम ज्यादा बेहतर होगा कि हम इसका इमेज देख करके समझें। तो सिचुएशन देखिए, ये है आपका इंसेक्ट, ठीक है, कैटरपिलर, वॉर्म, कुछ भी हो सकता है। ये है आपका लीफ और इस लीफ पे क्या है? बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, मतलब इस पे BT बैक्टीरिया बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ? लार्वा ने खा लिया लीफ को, तब लार्वा के मिड गट में जो है ये क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन्स पहुंच गए। ये क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन्स कैसे गए थे? तो मैंने कहा ये गए थे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, लेकिन जैसे ही ये मिडगट में आए हैं यहां पर ये क्राई टॉक्सिन्स को लिबरेट कर देते हैं, मतलब कि ये सल्यूबलाइज हो जाते हैं, सल्यूबल इन अल्कलाइन पीएच ऑफ बैक्टीरिया।
सॉरी, ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट, है ना, अल्कलाइन पीएच ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट, इसमें ये सल्यूबलाइज हो गए। सल्यूबलाइज होने के बाद में अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए आप, ये जो टॉक्सिन्स हैं ये जाकर के गट के ल्यूमन पे अटैच हो रहे हैं। कैन यू ऑल सी दैट? अब ये गट के ल्यूमन पे अटैच हो रहे हैं अगर, तो क्या हो रहा है फाइनली कि ये जो सेल्स हैं ये लाइस हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं, इनके सब प्रोटीन्स डैमेज हो रहे हैं। जब सब प्रोटीन्स डैमेज हो रहे हैं तो सिचुएशन क्या बन रही है कि गट के जो ल्यूमन है उसका सारा का सारा सामान जो है वो इनके बॉडी कैविटी में चले जाएगा, और बॉडी कैविटी का जो फ्लूइड है वो इनके गट में आ जाएगा। तो फाइनली वाइस वर्सा हो रहा है। अब मुझे बताओ, बहुत सारा फ्लूइड एक एलिमेंट्री कैनाल में आ गया तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, रप्चर हो जाएगी, फूट जाएगी। तो एलिमेंट्री कैनाल का लाइसिस हो गया, जिसके कारण से फिर फाइनली ये ऑर्गेनिज्म जो है ये मर जाते हैं आउट ऑफ स्टारवेशन, मतलब इनको खाना नहीं मिला ठीक से, ठीक है, ये भूखे भी मर गए हैं। उसके अलावा साथ साथ में एक और चीज हो रही है कि ये ऑर्गेनिजम्स की इंटेस्टाइन ही रप्चर हो जा रही है अंदर से, तो फिर ये ऑर्गेनिजम्स मरेंगे ही। इस कारण से कोई भी कैटरपिलर जो है वो जाकर के उस लीफ पर नहीं बैठ रहा था। ये जो हमने बात समझी है नेचुरल मैकेनिज्म समझा। अब मैं आपको इसी पूरे मैकेनिज्म का एक क्विक फ्लो चार्ट बना के दे रही हूं, ठीक है, वो फ्लो चार्ट ध्यान से देखना। तो मैं लिख रही हूं यहां पर जीन्स फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, ठीक है, obtained as gene of interest। कौन से जीन्स हमने लिए हैं? मैंने कहा क्राइवन AB लिया है मैंने फॉर कॉर्न बोरर, ठीक है, और भी लेते हैं बेटा, क्राइवन AB, क्राई2AC एनसीईआरटी में लिखे हैं सिर्फ इसलिए उनको पढ़ते हैं, बाकी बहुत सारे क्राइजीन्स होते हैं। तो क्राइवन AB फॉर कॉर्न बोरर एंड क्राई1AC एंड क्राई2AB, है ना, हमेशा उल्टा लिखती हूं मैं ताकि आपको याद रहे, फॉर कॉटन बॉलवॉर्म। ओके, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया सभी को? इसके बाद क्या हो रहा है, हमने ये जीन्स ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया। नाउ जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि क्राई जीन्स, मैं बार बार जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिख के इसको डायरेक्टली क्राई जीन्स लिख रही हूं, ठीक है, क्राई जीन्स इंसर्टेड इन टीआई प्लाज्मिड। अपन करेंगे कैसे इसको, टीआई प्लाज्मिड के थ्रू ही करेंगे ना, तो टीआई प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब कि टीआई प्लाज्मिड जो कि रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड कैरिंग क्राइजीन्स, ठीक है, इंसर्टेड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया, इसमें हमने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास में वेक्टर आ चुका है। अब ये जो वेक्टर है इससे मैं क्या करूंगी, मैं मेरे प्लांट सेल को इन्फेक्ट करवाऊंगी ताकि वो उसमें जीन छोड़ के आ जाए, ठीक है। नाउ प्लांट सेल्स, ठीक है, जिसका अपन कैलस कल्चर करने वाले हैं वो प्लांट सेल्स किस किस प्लांट के हो सकते हैं बेटा, कॉटन के और ब्रिंजल के और कॉर्न के, ठीक है, और पटाटो के या फिर सोयाबीन के, मतलब आप समझ रहे हो कितने सारे हम बीटी प्लांट्स बना सकते हैं, ये हमने लिए, ठीक है। इन्फेक्टेड विथ दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, इससे अपन ने इसको इन्फेक्ट करा। तो फाइनली सिचुएशन क्या है हमारे पास में कि हमारे प्लांट्स के सेल्स कैसे हो गए होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई हो गए होंगे, ठीक है। तो अब मैं बोल रही हूं प्लांट्स बिकेम जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई हो गए हमारे प्लांट्स। इतना समझ में आया सभी को?
अब जो आपके प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुके हैं, इसका हमने कैलस कल्चर करके प्लांट प्लेट बनवा लिया, ठीक है। प्लांट सेल्स हमारे जेनेटिकली मॉडिफाई हुए, प्लांट नहीं, हमने अभी प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस किया है ना उसको, तो मैं यहां पर इसको प्रॉपर स्टेटमेंट वापस से लिख रही हूँ। प्लांट सेल्स बिकेम जेनेटिकली मॉडिफाइड, और उससे हमने फिर कैलस कल्चर करके प्लांट बनवाया, वो प्लांट आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा, ठीक है। तो प्लांट सेल्स बिकेम जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। इसके बाद में क्या हो रहा है, कैलस कल्चर करके हमने फाइनली क्या बनवा लिया, बीटी प्लांट, बीटी कॉटन, बीटी सोयाबीन, बीटी टमाटो, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ठीक है बेटा। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कौन सा हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लिख रही हूँ, इट कैन बी बीटी कॉटन, और इट कैन बी बीटी कॉर्न, और इट कैन बी बीटी सोयाबीन, इट कैन बी बीटी ब्रिंजल, ठीक है। इट कैन बी एनी ऑफ दीज प्लांट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग द बीटी प्लांट्स, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रही हूं उसको, फॉर्मिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी प्लांट्स, कैसे हमने बनाए ये, ठीक है ना। अब आपको पता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, पर फिर भी हम लिख सकते हैं। नाउ इसको लिखते हैं, हाउ जीएम प्लांट्स वर्क, तो मैकेनिज्म ऑफ बीटी प्लांट्स, कैसे वो इंसेक्ट्स को मार रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन एनी इंसेक्ट फीड्स ऑन बीटी प्लांट, जो कि उसके फ्रूट को भी खा सकता है, जैसे ब्रिंजल वेजिटेबल को खा रहा है या फिर लीफ को खा रहा है, कुछ भी पोर्शन खा रहा है अगर, ठीक है, फीड्स ऑन बीटी प्लांट, तो क्या हो रहा है, फाइनली द प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि कौन सा है, क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन्स, ये क्या कर रहे हैं, एंटर्स द इंसेक्ट गट, है ना, और वहां जाके क्या कर रहे हैं ये, फिर फाइनली ये इनएक्टिव थे, ठीक है, ये कैसे थे, ये इनएक्टिव थे, इनएक्टिव क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन्स थे, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द इनएक्टिव क्राई प्रोटीन्स, क्राई प्रोटीन्स मतलब क्या होता है बेटा, क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन्स, ठीक है। आपको जो भी मैं चीजें लिखवा रही हूँ सिंप्लीफाई करके, ये आपके रिविजन में हेल्प करेगा। the inactive cry proteins gets activated when they solubilize in alkaline gut pH, ठीक है। तो जैसे ये सल्यूबलाइज हो जाएंगे अल्कलाइन गट पीएच में, ये एक्टिवेटेड हो जाएंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग, दीज प्रोटीन्स नाउ बाइंड टू मिडगट एपिथेलियम, ये इनके गट की एपिथेलियम पे जाकर के बाइंड करेंगे, ठीक है। क्रिएट पोर्स, वहां पे पोर्स क्रिएट कर देते हैं, सो दैट हीमोलिम्फ, जो हीमोलिम्फ होता है इंसेक्ट्स में, फ्रॉम हीमोसील, वो उनके हीमोसील नाम की कैविटी में भरा हुआ होता है, एंटर्स ल्यूमन, ये ल्यूमन में एंटर हो जाता है। तो फाइनली क्या होता है, द इंटेस्टाइन विल बी रप्चरिंग, ठीक है। तो इंटेस्टाइन रप्चर्स, ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइनल सेल्स ब्लास्ट कर रहे हैं, इंटेस्टाइन रप्चर हो जाती है,
इंसेक्ट डाइज। इसके कारण से बाकी कोई इंसेक्ट जो है वो इस प्लांट के ऊपर अब फीड नहीं करेंगे। दिस इज हाउ दी बीटी प्लांट्स विल बी वर्किंग। आई रियली होप बेटा इससे ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक के ऊपर और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक के ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। अब आज मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग एक और प्लांट देखेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है पर इंपॉर्टेंट है। हाउ वी हैव मेड अ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड प्लांट। हमने एक ऐसा प्लांट भी बना दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड प्लांट। बेटा बीटी खत्म हो गया, अब अपन दूसरे पोर्शन पे आ गए, ठीक है। तो अब मैंने कहा लीच होती है, जो लीच जानते हैं अपन, लीचेस जो होती हैं बेटा, इनके पास में नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ये होस्ट से कंटिन्यूअसली ब्लड सक कर सकते हैं। होस्ट की बॉडी में ये अपना एक प्रोटीन डाल रही होती है सलाइवा के माध्यम से, और वो जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं हेरुडिन। हेरुडिन एक एंटीकोएगुलेंट टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो लीच कैरी करती है जीन्स फॉर सिंथेसिस ऑफ हेरुडिन, ठीक है बेटा। और हेरुडिन क्या है? हेरुडिन इज नथिंग बट एन एंटीकोएगुलेंट जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ठीक है, प्रोटीन, जिसके कारण से हेरुडिन के कारण से हमारी जो लीच है वो कंटिन्यूअसली कैटल से ब्लड ले रही होती है। हमने क्या किया, इस लीच में से ये जीन को आइसोलेट कर लिया, ढूंढ लिया। तो हमारे पास में क्या आ गया कि लीच का जो जीन है वो ऐसा होगा, कुछ जेनेटिक सीक्वेंस उसका ऐसा होगा। अब हमने कहा यार एनिमल का डायरेक्टली जीन प्लांट में एक्सप्रेस करेंगे तो एक्सप्रेस करेगा कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, सेम जेनेटिक सीक्वेंस हम लैबोरेटरी लेवल पर जाकर यही का यही जीन बना देते हैं। मतलब एनिमल से निकाला जीन का सीक्वेंस स्टडी किया और लैबोरेटरी में सेम वही जीन बनवा दिया। तो ये क्या हो गया, सिंथेटिक हेरुडिन जीन हो गया। आपने लेबोरेटरी पे बनवा दिया उसको, फिर आपने वही टीआई प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस में उसको इंसर्ट करवाया आरडीएनए को, फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस से आपने ब्रासिका नापस वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट को इन्फेक्ट करवाया। तो फाइनली क्या हो रहा है कि वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स होते हैं राई, ठीक है, उसमें बना हेरुडिन नाम का एक प्रोटीन। ये हेरुडिन प्रोटीन जो है ये एंटीकोएगुलेंट है। इस हेरुडिन को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं और आर्टिफिशियली लैबोरेटरी लेवल पर आप इसको एंटीकोएगुलेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि ब्लड क्लॉट ना हो, ठीक है। समझ आया सभी को? तो दिस इज हाउ वन ऑफ द प्लांट इज मेड जेनेटिकली मॉडिफाइड, ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे हम कुछ और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं, नीट में आते हैं, ठीक है। तो आपको क्लासेस के अंदर रेगुलर रहना है ताकि आपका सारा पोर्शन जो है मैं परफेक्ट तरीके से कवर अप करवा दूं इन द नीट इन 140 डे सीरीज, ठीक है। सो बाय बच्चों, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन कैन कम टू नो how are we studying for NEET, how are we studying very enthusiastically and trying to complete our syllabus on time with all the possible details covered in the same lecture, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ में आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दिया करो whether you love this lecture or not. Thank you so much, have a great day ahead.